नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना जून 2025 की हाल की कुछ घटनाओं से जुड़ी अहम जानकारी है। इसमें एक बड़े मिलिट्री टकराव का जिक्र है। ये सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि हाल में क्या फौजी एक्शन हुए, उनका असर क्या रहा और मतलब दुनिया भर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। सही। तो आज हम इसी जानकारी के सहारे ये जो ताजा टकराव है इसके मेन पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इजराइल का वो ऑपरेशन राइजिंग लायन, फिर ईरान ने क्या जवाब दिया और इसका रीजनल और ग्लोबल लेवल पर क्या मतलब है। चलिए थोड़ा गहराई में से देखते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन से। ये 13 जून 2025 को शुरू हुआ। अच्छा। इजराइल ने ईरान में मतलब अंदर तक जाकर 100 से ज्यादा ठिकानों पर बड़े हवाई और ड्रोन हमले किए। ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। 100 से ज्यादा ठिकाने। और ये निशाने क्या थे? मतलब सिर्फ मिलिट्री बेस थे या कुछ और भी? नहीं, दायरा काफी बड़ा था। इसमें नतान्स और फोडो जैसे परमाणु ठिकाने थे जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही मिसाइल बेस, IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटर्स और यहाँ तक कि सरकारी मीडिया के हेडक्वार्टर पे भी हमला हुआ। IRGC सेंटर्स पे हमला, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। IRGC ईरान में बहुत पावरफुल है, पॉलिटिकली भी, मिलिट्री लिहाज से भी। तो उनके सेंटर्स पर हमला एक सिग्नल था। और नुकसान कितना सीरियस रहा ये सब? ईरानी सोर्सेस के हिसाब से देखें तो 224 से ज्यादा मौतें हुई हैं। बाप रे। और इनमें IRGC के सीनियर अधिकारी और कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शामिल हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, सीनियर अधिकारियों और साइंटिस्ट का मारा जाना एक बड़ा झटका है ईरान के लिए। हाँ जाहिर है। और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सिविलियन इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इतने बड़े हमले के बाद ईरान मतलब चुप तो नहीं बैठा होगा? उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? सुनने में आया है कि 350 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। ये दिखाता है कि उनके पास भी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता है। और इस जवाबी हमले का इजराइल पर क्या असर हुआ? इजराइल में भी नुकसान हुआ है। कम से कम 24 लोगों के मारे जाने की खबर है और सैकड़ों घायल हुए हैं। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स थी कि तेल अवीव में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास और एक ऑयल रिफाइनरी पर भी असर पड़ा। तो मतलब ईरान की मिसाइलें इजरायली डिफेंस को भेदने में कुछ हद तक कामयाब रही? हाँ, ऐसा लगता तो है। इस बढ़ते टेंशन का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, खासकर ईरान में? असर बहुत गहरा है। तेहरान जो राजधानी है, वहां से लोग बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं। इजरायली चेतावनियों के बाद लोग सेफ माने जाने वाले उत्तरी प्रांतों की तरफ जा रहे हैं। जैसे कौन से प्रांत? मजंदरान, गिलान, अलबोर्ज, इन तरफ। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोग तो सिर्फ उत्तर की तरफ ही गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा मानवीय संकट बन रहा है। अगर हम थोड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल से देखें तो दोनों तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं? देखिए, इजराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान के परमाणु ढांचे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया है। अच्छा। उनका कहना है कि ईरान के करीब 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। दूसरी तरफ ईरान ने क्या किया कि मिसाइल लॉन्च की रफ्तार थोड़ी धीमी रखी। ऐसा लगता है कि वो अपना स्टॉक बचा रहे हैं, शायद लंबी लड़ाई की तैयारी का संकेत दे रहे हो। क्या ये मुमकिन है? हाँ, उन्होंने अपनी फतह 1 और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलों का प्रदर्शन भी किया, शायद अपनी ताकत दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास अभी और है। और इजराइल का डिफेंस सिस्टम, वो आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? इन सिस्टम्स ने काफी अच्छा काम किया। आयरन डोम छोटे रॉकेट्स के लिए है, डेविड स्लिंग और एरो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। इन्होंने बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलें और ड्रोन रोके भी। लेकिन चिंता यह है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो इन महंगे डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइलें मतलब इंटरसेप्टर कम पड़ सकती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? कोई डिप्लोमेसी, कोई बातचीत? अमेरिका का रोल तो अहम है ही। प्रेसिडेंट ट्रंप G7 मीटिंग से जल्दी निकल आए। उन्होंने तेहरान खाली करने को कहा और इलाके में अमेरिकी फौजी संसाधन भी तैनात किए। और बाकी देश G7, यूरोप, चीन, रूस? G7, EU, चीन, रूस सब में संयम बरतने को कहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कोशिश की है कतर, ओमान और दूसरे खाड़ी देशों के जरिए डिप्लोमेटिक चैनल खोलने की। इस पूरे टकराव को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? क्या चीज इसे अलग बनाती है? सबसे अहम बात यह है कि ये 1980 के ईरान इराक युद्ध के बाद
इन दो बड़ी ताकतों के बीच पहला इतना सीधा और तेज टकराव है। मतलब प्रॉक्सी वॉर से हटकर। हाँ, अब तक ये प्रॉक्सी के जरिए लड़ते थे, यमन में, सीरिया में, लेबनान में, लेकिन ये डायरेक्ट भिड़ंत है और इसका खतरा सिर्फ इन दो देशों तक नहीं है, ये फैल सकता है। कहां तक? लेबनान में हिजबुल्लाह है, दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, खाड़ी देशों तक बात पहुंच सकती है। और ग्लोबल लेवल पर इसके असर क्या हो सकते हैं? असर गंभीर हो सकते हैं। एक तो अमेरिकी सेना के शामिल होने का खतरा, एनर्जी मार्केट्स में तो अभी से उतार चढ़ाव दिख रहा है, तेल की कीमतें। हाँ, और फिर समुद्री रास्ते, खासकर फारस की खाड़ी वाले रास्ते, उन पर दबाव बढ़ सकता है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? क्या लग रहा है, मामला शांत होगा? अभी तो 5वां दिन है लड़ाई का और कोई भी पक्ष पीछे हटने का संकेत नहीं दे रहा। और स्थिति और बिगड़ सकती है। खतरा तो है, खासकर जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कथित तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने के जोखिम की बात कही। ये बहुत खतरनाक मोड़ हो सकता है। इस बीच दोनों तरफ सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है और लोग घर छोड़ रहे हैं। ये मानवीय त्रासदी भी बड़ी होती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये एक अभूतपूर्व, मतलब पहले न देखा गया सीधा टकराव है। दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है। इसके रणनीतिक मायने गहरे हैं और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। बिल्कुल, ये जानकारी यही दिखाती है कि स्थिति बहुत ही नाजुक और तनावपूर्ण है। अब सवाल यही है कि क्या मौजूदा कूटनीतिक कोशिशें इस आग को बुझा पाएंगी या फिर हम एक और बड़े रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आने वाले दिनों में देखना होगा।